नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। नई नौकरी की आकांक्षा रखने वाले लोग और नौकरी में लगे हुए सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत लंबे समय से सभी इसका इंतज़ार करते हैं और इसके इंतज़ार में लगभग 10 साल का समय लगता है। ये पूरा साल लगभग शुरू से अगर हम देखें तो इसकी सुगबुगाहट में बीता है और अब फाइनली इसको लेकर के एक ऑफिशियल हमारे पास न्यूज़ है और मैं बात कर रहा हूँ एट्थ पे कमीशन की। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे सेंटर के हों चाहे स्टेट के हों, उनको इसका बड़ा इंतज़ार रहता है। भारत देश में ये ट्रेंड है कि 10-10 साल के अंदर ये रिवाइज होता है। 10 साल में जो डीए वगैरह बढ़ता है, इन सब चीज़ों को देख करके क्या करते हैं, उदाहरण के लिए अभी जो पिछला पे कमीशन लगा था वो 2016 1 जनवरी 2016 को लगा था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2016 को सैलरी जैसे मान के चलो कि लेवल 6 था, लेवल 6 के जो लोग थे उनकी 34,800 मान के चलो उनका बेसिक पे था। ठीक है, बेसिक पे था। अब इसके ऊपर जो डीए था वो 0% था। लेकिन आज की डेट में मान के चलो धीरे धीरे इसका ये इंक्रीमेंट तो बढ़ा ही होगा, लेकिन मान के चलो कि आज के ही डेट में लेवल 6 पे किसी नए कर्मचारी का चयन हो जाता है, नौकरी लगती है, तो ये तो उसको मिलेगा ही। लेकिन आज की डेट में यानी कि 2025 में अगर किसी की आज की डेट में नौकरी लगे तो इसके ऊपर लगभग वो 58%, 58% उसको डीए भी मिलेगा। यानी कि ये और इसका 58% जुड़ करके उसकी सैलरी में बढ़ेगा। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इस तरीके से डीए चल रहा होता है, तो ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है। तो उसको सेटल करने के लिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर महंगाई कितनी बड़ी है, क्या क्या चीज़ें ठीक हुई हैं, देश कितनी तरक्की कर रहा है, उसके हिसाब से ये सारा रिवाइज होता है और सैलरी का एक नया स्ट्रक्चर बनता है। तो उसको हम कहते हैं पे कमीशन। क्या कहते हैं? पे कमीशन। तो ऐसे में भारत में आज से पहले 7 पे कमीशन आ चुके हैं। 7वां पे कमीशन वह पे कमीशन है जो अभी चल रहा है। 8वें पे कमीशन की बात है। करंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो करंट गवर्नमेंट में ये दूसरा पे कमीशन है। 7वां पे कमीशन इसी गवर्नमेंट में आया था, 8वां पे कमीशन भी इसमें होगा। तो इससे पहले बातें खूब हो रही थी, कमेटी बन गई है, ये बन गया है, वो बन गया है, लेकिन सरकारी कामकाज में जब तक ऑफिशियल कागजों पर चीज़ नहीं हो जाती तब तक वो सारी चीज़ें इनवैलिड मानी जाती हैं, भले ही बातें कितनी भी हो जाए। वही बात हम नौकरियों की भी करते हैं। तो ऐसे में सभी के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर हम इन बातों को करें तो ये 28 अक्टूबर आज की ही बात है। तो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के अंदर जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, श्री नरेंद्र मोदी ने इसको चेयर किया और क्या हुआ, अप्रूव किया है। ठीक है, अप्रूव्ड द टर्म्स रेफरेंस टू द 8th पे कमीशन। ध्यान रखिएगा, 8th पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, 8th पे कमीशन की टर्म्स लागू हुई हैं। टर्म्स का क्या मतलब है? इस टर्म्स का मतलब होता है कि भाई आप जब 8th पे कमीशन बनाएंगे, जो भी कमेटी 8th पे कमीशन बनाएगी, 4 लोग बैठ करके सोचेंगे कि चलो यार पे कमीशन बनाते हैं, तो उसमें सब दिलदार हो गए मान के चलो, तो कह रहे कि सैलरी किसी की पहले 10,000 थी तो अब 50,000 होनी चाहिए। सब दिलदार है, अपनी मर्जी से अच्छे लोग बैठेंगे तो भाई सैलरी तो ऐसी बढ़ेगी, 5 गुना 10 गुना सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन ये टर्म्स क्या करती हैं, खींचने का काम करती है। मतलब वो बताती है कि कौन से नियमों को ध्यान में रख करके या कौन सी बातों को ध्यान में रख करके आपको रिकमेंडेशन देनी है। ये नहीं कि आपने बोल दिया जी अफलातून कुछ भी आप बोल दो। तो जो कमेटी होगी, कमेटी के लिए टर्म्स बनाई गई हैं। क्या कमेटी है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, और चीज़ें देख लो कि जो 8th पे कमीशन है, और देखिए यहाँ पे सेंट्रल पे लिखा होगा, मतलब ये केंद्रीय कर्मियों के लिए बनता है, क्योंकि यूनियन की बात है तो सेंट्रल लेवल जो इंप्लॉयज़ होते हैं उनके लिए बनता है। लेकिन जैसे ये बनता है स्टेट इसको एज इट इज़ अडॉप्ट करती है, सबसे पहले यही करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ये कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी, मतलब हमेशा नहीं रहती, क्योंकि एक बार ये इंप्लीमेंट हो जाता है फिर उसके बाद ये बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। द कमीशन विल कंप्राइज, एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर पार्ट टाइम होगा और एक 1 मेंबर सेक्रेटरी होगा। यानी कि इससे पहले आपने जितनी भी खबर देखी थी कि ये कमेटी बन, सब फेक है, किसी का कुछ मतलब नहीं है, असली ये है। इट विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 8 मंथ ऑफ द डेट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आज 28 तारीख से, आज से 18 महीने के अंदर इनको अपनी रिकमेंडेशन देनी है। अच्छी बात क्या है कि अब चाहे ये कभी भी दें, लेकिन अप्लाई जो होना है वो ये 1 जनवरी 2026 से ही होगा। ठीक है, अब 18 महीने बात करें तो 18 महीने का मतलब है कि 2027 तक देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 18 महीने तो इतने ही होते हैं, 1.5 साल हो गया। तो अगर ये 2027 में देते हैं तो 1 साल का एरियर मिलेगा। ठीक है, जब भी ये लागू होगा, जब भी इंप्लीमेंट होगा वो बात अलग है, लेकिन जो
सैलरी कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2026 से होगी। तो 18 महीने में इनको रिकमेंडेशन देनी है, मैक्सिमम टाइम है। कोशिश ये है कि इससे कम समय में ये लोग अपने काम को करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 18 महीने से ये आगे भी हो सकती है, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि इससे कम समय में ही सारा काम हो जाएगा। तो ऐसे में ही सारी चीज़ों को फाइनलाइज करनी है और रिपोर्ट जो है वो वापस सबमिट करानी है। टर्म्स क्या है, यानी कि किन बातों को ध्यान में रख करके आपने 8th पे की रिकमेंडेशन बनानी है कि सैलरी अफलातून ना बढ़े। पहला, द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री एंड द नीड ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, यानी कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति क्या है उसको ध्यान में रखना है। अगर हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है हम ज़्यादा रिकमेंडेशन दे सकते हैं, यानी कि कमेटी ज़्यादा रिकमेंडेशन देगी। देश की फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो शायद उतना ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन जैसा कि खबरों में दिखाते हैं, टीवी न्यूज़ में दिखाते हैं कि जो अभी हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी बताते हैं, जिसके अगर मैं न्यूज़ चैनल की मानूँ, अभी हमारा देश जो है 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है पूरी दुनिया की। तो अगर इन सब बातों को देखें तो ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें न्यूज़ में बताई जाती हैं तो ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी दिखाई जा रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें हमको बढ़ के दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन, ज़्यादा सैलरी की बढ़ोतरी। खराब या कम इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो सैलरी में कम बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर के आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी वो सीधे तौर पर जुड़ा होगा, इस देश की आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। दूसरा यह है द नीड टू एंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर। वो देखना है कि भाई जो रिसोर्सेज अवेलेबल है सरकार के पास, देश के पास जितना पैसा है या इस चीज़ के लिए जितना पैसा संग्रहित किया जाता है वो नेसेसरी है या फिर काम हो जाएगा, यानी कि ओवर बर्डन नहीं होना चाहिए। द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, अब ये क्या है, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का मतलब क्या है, बड़ा ही मतलब विचित्र नाम दिया गया है ये। ठीक है, विचित्र नाम का मतलब ये है कि ऐसे पेंशन जो अनफंडेड है, यानी कि जिसमें पैसे नहीं दिए जाते। उदाहरण के लिए अभी आप एनपीएस या यूपीएस की बात करते हैं तो ये फंडेड पेंशन्स हैं। अगर आप एनपीएस की बात करें, एनपीएस और यूपीएस, तो ये फंडेड पेंशन स्कीम्स हैं, क्योंकि इस पेंशन को पाने के लिए आप सरकार को शुरू से पैसा देते हैं। सरकार नहीं, मतलब जो अपना जो पेंशन कमीशन है एनपीएस में आप पैसा डालते हैं तब जाकर के उसी से आपकी पेंशन बनती है। लेकिन नॉन फंडेड कौन सी है या नॉन कंट्रीब्यूटरी कौन सी है, वो हो गया जैसे कि ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम, इसमें कोई पैसा नहीं देता, उसके हिसाब पेंशन मिलती है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि किसी का कोई गुजर गया तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो सारा इसके अंदर बनता है। तो वो नॉन कंट्रीब्यूटरी है, यानी कि जिसके लिए कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं हुआ लेकिन वो जो पेंशन बन रहा है उसको भी ध्यान में रखना है। द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ रिकमेंडेशन द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स विच यूजुअली अडॉप्ट रिकमेंडेशन विद सम मॉडिफिकेशंस। आपको ये भी देखना है कि आपकी जो रिकमेंडेशन है वो स्टेट भी अप्लाई कर पाए, यानी कि केवल सेंटर ही अप्लाई कर पा रहा है, स्टेट भी उसको अप्लाई कर पाए। यानी कि इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि सभी स्टेट उसको लागू कर ही नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू करती है वैसे ही स्टेट भी इसको लागू कर देती है। लेकिन सभी स्टेट की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, कई स्टेट्स के अंदर पे कमीशन बहुत लेट लागू होता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द रिकमेंडेशन द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट हो गया ये। द प्रिवेलिंग इमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर बेनिफिट्स वर्किंग कंडीशन अवेलेबल टू एम्प्लॉय सेंटर पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इन सब बातों को ध्यान में रख करके सैलरी का स्ट्रक्चर बनाना है, पे कमीशन का स्ट्रक्चर बनाना है और खाका तैयार करके आगे भेजना है। यानी कि ये सारे वो स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, इन पिलर्स को ध्यान में रख करके आगे की बात करी जाएगी। कमेटी इन बातों को ध्यान में रखेगी। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें तो है ही कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि गोइंग टू दिस ट्रेंड, यानी कि ये नोटिफिकेशन का ये कहना है कि हम जानते हैं कि हर 10 सालों में एवरी 10 ईयर्स में पे कमीशन आता है। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए द इफेक्ट ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम 1/1/2026, यानी कि ये माना गया है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1/1/2026 से ये रिकमेंडेशन लगेगी। मस्ट 100% ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि भले ही ये कमीशन को लागू होने में या रिकमेंडेशन आने में टाइम लग सकता है, जैसे कि 2016 में भी हुआ था, काफ़ी टाइम लगा था, और उसके बाद इम्प्लीमेंट होने के बाद सैलरी मिलने में तो और भी बहुत ज़्यादा समय लगा था, 2017 भी आ गई थी। तो ऐसे ही इसमें भी हो सकता है, लेकिन जो भी पुराना फंड होगा उसका एरियर मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है,
और क्या खास बात है इसके अंदर, और खास बात क्या है, द गवर्नमेंट हैड अनाउंस फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन इन जनवरी 2025। देखो सरकार ने क्या कहा था, अनाउंस किया था कि 8th पे कमीशन जो है वो जनवरी 2025 में कि 8th पे कमीशन बनाई जाएगी, वो अनाउंस किया गया था टू एग्जामिन रिकमेंडेड सैलरी बेनिफिट्स, इन सब चीज़ों को देखने के लिए। यानी कि जनवरी में याद होगा न्यूज़ में आया था, उसके बाद आज टर्म्स आई हैं, अब कमेटी बनेगी, यानी कि इसके हिसाब से जो जो लोग चुने जाएंगे और उसके हिसाब से फिर रिकमेंडेशंस आगे जाएंगी। तो फिलहाल 8th पे कमीशन के लिए एक अच्छी बात यह है कि बात शुरू हो चुकी है, काफ़ी देर शुरू हुई है। उम्मीद तो नहीं है कि जैसा बताया गया था कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि 1 जनवरी से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी नई पे कमीशन में। फिलहाल अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो कम से कम वो होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सामान्य ट्रेंड है अगर वो चीज़ भी फॉलो होती है सही तरीके से तो शायद हम बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। खासकर जो एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी लंबे समय से इंतजार करते हैं, 10 साल का इंतजार करते हैं, तो उनके लिए भी चीज़ें बेहतर होंगी। सो आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। इसके ना कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, कहाँ लगता है कि थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और किस बात में बड़ा मज़ा आया, उसे आप कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में सही जानकारी मिल पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए।